हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अब से 1 घंटे बाद आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में बोलने वाले हैं। पीएम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए इसकी जानकारी भी दी है। तो न्यूज 18 के राइजिंग भारत मंच से प्रधानमंत्री सभी को संबोधित करेंगे। राइजिंग भारत समिट में बोलूंगा, प्रधानमंत्री का पोस्ट भी सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर लिखा है, रात 8 बजे राइजिंग समिट की मंच पर मैं बोलूंगा। तो देखिए, ये पोस्ट खुद प्रधानमंत्री ने किया है और अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। 7 बज चुके हैं और अब से मात्र 1 घंटे बाद राइजिंग भारत के मंच पर होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो समिट पर पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट भी सामने आ गया है। राइजिंग भारत न्यूज 18 की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया गया है। तमाम राजनीतिक दिग्गजों से लेकर अलग अलग लोगों के लिए जो मंच पर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से 1 घंटे बाद मंच पर मौजूद होंगे और सभी को संबोधित करेंगे। राइजिंग भारत समिट में बोलूंगा, प्रधानमंत्री ने इससे पहले ट्वीट भी किया है ताकि तमाम देशवासियों को इसकी जानकारी हो और आप सभी इस राइजिंग भारत समिट को जरूर सुनें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर अपनी बातों को रखने वाले। राइजिंग भारत की मंच पर ये उनकी बातों को आप सुन पाएंगे और रात 8 बजे का वक्त होगा। अब से ठीक 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री सभी से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। इस मंच पर जो भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री देंगे और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से भी दे दी है। तो ज्यादा वक्त अब नहीं है, 1 घंटे का वक्त मात्र बाकी है, जिसके बाद प्रधानमंत्री राइजिंग भारत समिट के मंच पर मौजूद होंगे। वहीं राइजिंग भारत के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में सरकार बदले जाने और सीटों के बंटवारे को लेकर भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि पहली बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर जीत का दावा भी केंद्रीय गृह मंत्री ने किया। लोकसभा चुनाव के समर में तमाम पार्टियां कूद पड़ी हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से चुनावी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 के राइजिंग भारत के मंच पर जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने देश के हालात से लेकर बिहार की सियासत तक का जिक्र किया। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के गठबंधन बदलने पर भी बयान दिया। कहा, हम कहीं नहीं गए थे, गंगा किनारे ही खड़े रहे, नीतीश बाबू हमारे साथ आए। नीतीश बाबू हमारे साथ ज्वाइन हुए, हम तो जहां थे वहीं ही थे जी। हम गंगा किनारे पलट के वापस फिर हम गंगा किनारे ही थे, गंगा किनारे ही रहे, कोई हमारे साथ आकर मिला। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 16 सीट दिए जाने पर शाह ने कहा, सीटों का गणित गठबंधन के तहत ही तय किया गया है। शाह ने कहा कि बीजेपी पहली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है। इस बार बीजेपी की भूमिका बड़े भाई की है। तो 16 सीटें उनको दे दी आपने? नहीं, वो तो बिहार यूनिट का नेगोशिएशन का जो नतीजा है वो आपके सामने है। हम पहली बार नीतीश कुमार जी से ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं जी। बड़े भाई की भूमिका में आए हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि हम बहुत अच्छी तरह से बिहार में विजयी होंगे। इतना ही नहीं, खुले मंच से अमित शाह ने फिर से दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 का आंकड़ा पार करने जा रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार की सियासत को लेकर शाह ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से एनडीए का कुनबा और मजबूत हुआ है। लोकसभा की सभी सीट जीतने का भी दावा अमित शाह ने मंच से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पशुपति कुमार पारस अकेले और अलग थलग पड़ गए।
बुधवार को पार्टी दफ्तर में कुछ ही नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति के चारों सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अकेले या फिर इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी रणभूमि में उतर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि पारस के साथ समझौता अब संभव नहीं। 5 सीट चिराग पासवान जी को दी, पर पशुपति पारस को आपने डंप कर दिया। कोई उनके संग भी समझौता हो सकता है? अभी उन्होंने रिजाइन भी कर दिया आपकी मंत्रालय मिनिस्ट्री। अब समझौते की गुंजाइश नहीं रही, कम रह गई है, लगभग नहींवत है। अच्छा था अगर परिवार पूरा साथ में आता। राइजिंग भारत के मंच से बोलते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि पासवान फैमिली एक रहता तो बेहतर होता। अब पशुपति पारस के साथ समझौते का सवाल नहीं है। दिल्ली से निकला ये बयान पटना में भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि पारस अब अलग थलग ही पड़ गए हैं। बिहार की राजधानी में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में हुई पारस की पार्टी की बैठक में उनके अपने आए ही नहीं। बैठक की अध्यक्षता भले ही पशुपति पारस कर रहे थे, पर उनके साथ पार्टी का कोई भी सांसद मौजूद नहीं था। न तो चंदन सिंह आए, न ही प्रिंस राज, महबूब अली कैसर और वीणा देवी तो पहले ही चिराग खेमे में जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो पूरी तरह अकेले पड़ चुके पारस अब महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो राजनीतिक सफर है वो बहुत लंबा है, और बिहार और देश की राजनीति में जब लोग अकेले चलते हैं तो इतिहास भी गवाह है कि लोग आते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। हम मानते हैं कि इस वक्त हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कदर लड़ेंगे कि देश देखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पशुपति के 4 सांसदों ने साथ छोड़ दिया। पारस को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब अकेले या फिर इंडी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी पशुपति पारस की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हाजीपुर सीट से बार बार पारस ताल ठोकने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान के एनडीए की तरफ से हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा ने हाजीपुर की जंग को और भी रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 के राइजिंग भारत समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले फंड पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 6000 करोड़ जो घमंडिया गठबंधन को मिला, राहुल उसका हिसाब दे। जब बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आएगी, सब घोषित होगा, तो इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है, और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था, और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बढ़ेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था, और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था, वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था? चंदा कैश में आता था, और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था? कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे, और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग और गठबंधन की बातें तेज हो जाती है, पर बिहार में शादी का गठबंधन कर नई नवेली पत्नी के लिए सीट की डिमांड की जा रही है। शायद सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर पटना में राबड़ी आवास पहुंचे कुख्यात अशोक महतो ने कुछ ऐसा ही किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
शादी का माहौल और दुल्हन की मांग में सिंदूर भराई। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, ऐसा तो हर जगह होता है। तो आपको बता दें कि एक नहीं बल्कि इस शादी में कई खास बात है। पहली ये कि ये दूल्हा 62 साल का है। दूसरी बड़ी बात कि दूल्हे पर एक से बढ़कर एक संगीन आरोप है। तीसरी बड़ी बात, दूल्हा 17 साल जेल काट कर आया है। चौथी बड़ी बात, खरमास में ये शादी हो रही है। और पांचवी और आखिरी बड़ी बात, दुल्हन को चुनाव लड़ाने के लिए शादी रचाने का ये आरोप है। जी, दूल्हे के लिबास में दिख रहे ये हैं 62 साल के अशोक महतो। अशोक महतो पर नवादा जेल ब्रेक कांड, विधायक हत्याकांड और नरसंहार तक के गंभीर आरोप हैं। यही नहीं, आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर अशोक महतो के ऊपर बनाई गई है। 17 साल जेल काटने के बाद 10 दिसंबर 2023 को ही नवादा के कुख्यात अशोक महतो जेल से बाहर आए और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दावेदारी के लिए 2 दिन के अंदर मंदिर में शादी रचा डाली। इस बात की तस्दीक तब हो गई जब शादी के बाद नई नवेली दुल्हन के साथ अशोक महतो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेने राबड़ी आवास पहुंच गए। मुलाकात के बाद वापस लौटते समय मीडिया के सवाल पर अशोक महतो ने कहा है कि लालू प्रसाद ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन चुनाव लड़ने के सवाल पर अशोक महतो ने गोलमोल जवाब दे दिया। अशोक जी, आशीर्वाद मिल गया? आशीर्वाद लेने के लिए आता है तो कौन किसको नहीं मिलता है, जो बताइए। क्या भगवान का मंदिर में जाता है तो कोई आशीर्वाद नहीं मिलता? सबको आशीर्वाद देते हैं। लालू जी भगवान है। सर, चुनाव लड़ेंगे मैडम? चुनाव लड़ेंगे क्या सर? लड़ेंगे मैडम, जब जनता का पुकार रहेगा तो लड़ेंगे। बिहार की राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि अशोक महतो की दावेदारी मुंगेर लोकसभा सीट पर है। संगीन आरोपों की वजह उनका चुनाव लड़ना मुश्किल है। ऐसे में अशोक महतो ने 2 दिनों के अंदर दिल्ली में रहने वाली अनीता से शादी रचा डाली और टिकट का आशीर्वाद पाने के लिए लालू दरबार में पहुंच गए। बिहार में इस तरह का ये दूसरा मामला है। इससे पहले सिवान के अजय सिंह ने चुनाव लड़ाने के लिए पितृपक्ष में कविता सिंह से शादी रचा ली थी, जो आज की तारीख में सिवान के सांसद हैं। सवाल है कि क्या अनीता से शादी के बाद अशोक महतो की इच्छा पूरी हो पाएगी? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज आरजेडी और कांग्रेस की बहुत अहम बैठक हुई। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि काफी हद तक सहमति बन गई है, नंबर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिया अलायंस जीतने की क्षमता पर ध्यान दे रहा है, गठबंधन में कोई पेच नहीं है। पशुपति पारस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए मनोज झा ने कह दिया कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स कर रही है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बिहार का कोई बड़ा चेहरा भी इस बीजेपी की इस यूज एंड थ्रो की पॉलिटिक्स का शिकार होने वाला है। ऑन ट्रैक, चीजें बहुत ही बेहतरीन माहौल में आगे बढ़ रही हैं। 2-1 दिन में सब चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। क्या नंबर को लेकर अगर बात करें तो आप नंबर को परेशान हैं, हम विनेबिलिटी को लेकर परेशान हैं। तो नंबर और विनेबिलिटी के बीच में एक बेहतरीन फॉर्मूला आएगा और सब कुछ तय हो जाए। पारस जी के साथ जो हुआ वो उसके हमारे लिए बीजेपी का ये व्यवहार नया नहीं है। चिराग जी को अकेला छोड़ दिया, पारस जी के साथ सारे सांसद ले लिए, फिर पारस जी को छोड़ दिया, चिराग जी को ले लिया। तो वो बेसिकली यूज एंड थ्रो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का ऐसा हिस्सा कभी नहीं था। और अभी देखिए आने वाले दिनों में कई लोग और यूज किए जाएंगे, थ्रो किए जाएंगे, जिसमें हो सकता है हमारे बिहार के हमारे एक महत्वपूर्ण चेहरा हो। पटना में आज आरजेडी की केंद्रीय और राज्य संसदीय बोर्ड की भी बैठक हुई। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ही उम्मीदवारों पर अहम फैसला लेंगे। लालू प्रसाद को अधिकृत किए जाने की जानकारी देते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि प्रत्याशी के नाम पर लालू प्रसाद ही अहम फैसला लेंगे। सामान्य विचारधारा वाली पार्टी से बात कर सीट शेयरिंग के बाद प्रत्याशियों का ऐलान जल्द ही कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक में पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि जल्द ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्य संसदीय दल की भी बैठक हुई और राज्य संसदीय दल की बैठक के आधे घंटे के बाद फिर जो है केंद्रीय संसदीय दल की भी बैठक हुई। दोनों बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का कब तक फैसला होगा टिकट? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द होगा। वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने चुटकी लेते हुए कह दिया है कि इन लोगों का आपसी स्वार्थ के कारण समझौता नहीं हो पा रहा है, ये नेचुरल अलायंस नहीं है। वहीं अशोक महतो पर विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी का शुरू से नेचर रहा है कि बाहुबलियों का प्रयोग कर बिहार की जनता को डराया धमकाया जाए। विजय सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने अशोक महतो को चुनाव में पस्त किया है। बिहार की 40 सीट एनडीए जीतेगी। वहीं पप्पू यादव पर उन्होंने कहा कि आरजेडी में बाहुबली, ठेकेदार और अपराधियों का जमावड़ा है। भ्रष्टाचार युक्त वंशवादी परिवारवादी लोग जब निगेटिव एजेंडा लेकर चलेगा तो इनका स्वार्थ की टकराहट में सीट का बंटवारा क्लियर नहीं होगा। सब लोग डर रहे हैं कि कौन सा सीट लें जिसमें हमारी जीत की कोई संभावना बन सके, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में एक भी सीट उनका जीत की स्थिति नहीं बन रही है, इसलिए वहां पो की स्थिति है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। अशोक महतो को आज लालू यादव ला रहे हैं। उस अशोक महतो से विजय सिन्हा 2003 में लालू जी की ही सरकार थी, चुनाव लड़ चुका है और उस समय उनको भी पस्त किए हैं। बड़े बड़े क्रिमिनल से भी हम लोग चुनाव लड़े हैं। मुंगेर हो या 40 सीट बिहार का हो, बीजेपी के पक्ष में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जनता का आशीर्वाद है। तो पहले से राजद में तो बाहुबलियों का ही जमघट है। राजद में कौन लोग है जो ठेकेदार है, बाहुबली है, या जो सत्ता में जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले की जामात है। और इसी बीच बक्सर से आपको बड़ी खबर बताएं, किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। चौसा में धरना दे रहे किसान भड़क गए। थर्मल पावर प्लांट के गेट पर धरना दिया जा रहा था। दरअसल जमीन के उचित मुआवजे की मांग किसानों की तरफ से की जा रही थी और किसानों का धरना स्थल से हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। पत्थरबाजी में सदर एसडीपीओ और मुफस्सिल थाना अध्यक्ष जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। झड़प के दौरान असामाजिक तत्वों ने कई राउंड हवाई फायरिंग की है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बक्सर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जमीन के बदले उचित मुआवजे की मांग इन किसानों की तरफ से की जा रही थी और इसी को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा था। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ फोन लाइन पर है। पुष्प, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त वहां की स्थिति कैसी है? फिलहाल इस घटना स्थल पर बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल खुद मौजूद हैं और बक्सर एसपी भी हैं साथ में। जो उपद्रवी तत्व थे, डीएम ने बताया कि लगातार जो पावर प्लांट के जो अधिकारी हैं उचित मुआवजे की मांग किसानों की थी और इस पूरे मामले को, प्रकरण को लेकर के लगातार जिला प्रशासन और एसजेवीएन के जो बड़े अधिकारी हैं उनके बीच वार्ता चल रही थी। जो किसान हैं वो अपनी उचित मुआवजे की, जमीन की मांग को लेकर के पिछले 1 महीने से जो मुख्य गेट है उसे जाम करके रखा था। आज पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरा मामला को डाइवर्ट कर दिया और यह हिंसक झड़प के रूप में तब्दील हो गई। जी
अब पुष्पराज ये बताइए कि क्या अभी स्थिति शांतिपूर्ण वहां की है, पुलिस प्रशासन वहां से जा चुकी है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इन असामाजिक तत्वों पर? इस पूरे मामले में बक्सर डीएम ने 8:30 बजे का समय रखा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिलहाल जो स्थिति है जहां पावर प्लांट बन रहा है बक्सर के चौसा में 1320 मेगावाट का ये थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। यहाँ पर तकरीबन बक्सर जिले की सभी थानों की पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। मामला काफी तनावपूर्ण बना हुआ है फिलहाल अभी, लेकिन पुलिस के कब्जे में है, जिला प्रशासन के कब्जे में है। और जो चलिए पुष्पराज, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं सम्राट चौधरी ने अशोक महतो की शादी और लालू प्रसाद से मुलाकात पर कहा कि लालू प्रसाद किसी की शादी करा दे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने उम्मीदवारों के ऐलान पर कहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया है, कल ही शादी। अब लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रत्याशी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।